संसद टीवी पे आप सबका स्वागत है। हमारे सेकंड एपिसोड के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के साथ आइए चलते हैं माननीय राज्यपाल जी के साथ उत्तर प्रदेश राजभवन का परिभ्रमण करने। उत्तर प्रदेश राजभवन का हरा भरा जीवंत परिसर साफ दिखाता है कि श्रीमती आनंदीबेन पटेल पर्यावरण की चिंता को प्रशासन की मूल सोच में किस तरह से शामिल करती हैं। यहाँ का पंचतंत्र वन किसी खुली कक्षा से कम नहीं है, जहाँ खेलते खेलते सीखना भी होता है। ये बगीचा पंचतंत्र की कहानियों पर आधारित मूर्तियों से सजा है। हर कहानी के साथ एक सारांश भी लिखा है, जिससे बच्चों और आने वालों को इसे समझने में आसानी हो। ये माननीय राज्यपाल की इस सोच को दिखाता है कि पुरानी कहानियों के जरिए भी शिक्षा दी जा सकती है। इसके साथ में है नक्षत्र, राशि और नवग्रह वाटिका, जहां 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के अनुसार पौधों को गोल घेरे में लगाया गया है। ये राज्यपाल महोदय की शिक्षा, पर्यावरण और संस्कृति के प्रति संतुलित सोच का प्रतीक है। थोड़ा और आगे जाने पर दिखती हैं सुंदर बगीचे और खेती के जमीनें, जिन्हें उनके मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। उनका धरती से जुड़ाव सिर्फ दिखावटी नहीं है, वे खुद भी इसमें हिस्सा लेती हैं। श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी किसान परिवार से आती हैं और बचपन में खुद खेतों में काम कर चुकी हैं। आज भी उन्हें राजभवन परिसर में चल रही खेतीबाड़ी में गहरी रुचि है। वे यहाँ उगने वाले हर फल, फूल और सब्जी को अच्छी तरह जानती हैं। वह हमेशा कोशिश करती हैं कि दुनिया भर के अच्छे विचारों और रीति रिवाजों का मेल हो। बॉन्साई और मियावाकी बगीचे, आकुप्रेशर वाला रास्ता और स्केटिंग का मैदान जैसे प्रयोग उनकी इसी सोच का हिस्सा हैं। पुराने और नए विचारों का सुंदर मिलन। राजभवन का हर कोना यहाँ की मौजूदा रहने वाली की सोच और व्यक्तित्व को दिखाता है। राजभवन आज केवल सरकारी घर नहीं है। श्रीमती आनंदीबेन पटेल की नजर में ये एक जीवंत प्रतीक बन चुका है, परंपरा, ज्ञान और सहानुभूति का। कहानी बताने की या सुनने की जो परंपरा थी हमारे कल्चर में, ये शायद धीरे धीरे थोड़ी कम होती जा रही है। तो एक शिक्षिका, एक लेखिका और एक नेता के रूप से आपको क्या लगता है कि ये कल्चर से, ये लिसनिंग और रीडिंग के कल्चर से हमारे सोसाइटी में ज़्यादा बेहतर जुड़ाव कैसे लाया जा सकता है? अब 2 दिशा में हम चले गए हैं। एक ट्यूशन करवाओ और दूसरा मोबाइल हाथ में दे दो। इसके अलावा कुछ रहा ही नहीं है एजुकेशन में, मैं देखती हूँ तो। और इसी वजह से ज़रूरी है जितनी मदर है ना, उनको पहले तो जो हमारी लोरी है वो सुनाने की ज़रूरत है। इस पर अब हम वीडियो सुनते हैं, भजन कीर्तन भी सुनते हैं मोबाइल पर, तो लोरी क्यों नहीं सुनाते हैं? सुनाओ और गाओ वो। लेकिन इस दिशा में हम नहीं जाते हैं। माता को भी ये लगता है कि टीवी ऑन कर दो और ये बच्चे देखते रहेंगे, कार्टून देखते रहे, तो वो बच्चे वो कार्टून ही देखते रहते हैं। लेकिन यदि हम बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, ये करना है। मैं अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ उनके साथ। मैं नोएडा में गई थी और एक छोटा सा लड़का, छोटा मतलब 18 साल का होगा, उसने एक वो रील बनाई थी आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए। तो पहले उसने बताया कि मैं दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं नोएडा में इस स्कूल में हूँ, आप वहाँ आ जाइए और मुझे दिखाइए। तो मैं वहाँ गई
तो उसने शुरू कर किया। अब शुरू किया तो बच्चों को कैसे उठाना है, वो सोता है कैसे उठाना है। तो उसने क्या किया कि बाहर कुत्ते भौंकते हैं और बच्चा जागता है। मैंने किया कि बंद करो बंद करो। उसने फिर उसको मैंने बिठाया, मैंने कहा कि ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारा संस्कार क्या है। तो सुबह में कई घरों में सुबह में आरती होती, भगवान की पूजा करती है मदर दादी वगैरह, उसकी आवाज़ आती है, बच्चे इससे जागते हैं कि अब 6 हो गया तो मैं ज़रा जागूँ। एक दूसरा मदर तैयार हो जाती है, इसके बाद बच्चों को उठाती है कि आइए मैं आपको उठाती हूँ, और स्नान करवाने के बाद नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद बैग लेकर वो स्कूल तक पहुँचता है। ऐसे कुछ दृश्य दिखाना चाहिए। आपने ये क्यों किया? तो उसने कहा कि हम तो इसी तरह बाहर भौंकते रहते थे, इसी तरह जागे ये है। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, आप एक बार राजभवन में आ जाइए, मैं आपके साथ पूरी बैठूंगी। बहुत ही अच्छा आपने क्या काम किया है, क्योंकि टीवी में जो बच्चे देखते हैं ना वो जल्दी सीख जाते हैं। यदि आप सही सिखाओ या तो गलत सिखाओ, वही करेंगे। तो हमें जो उसको तैयार करना है तो अच्छी तरह से मैं आपको बताऊं, और इसी तरह आप तैयार करिए तो इसका फ़ायदा होगा और बच्चे देखेंगे। फिर मैंने क्या किया कि भाई आपने लिखा है 1 से 10 तक का, ठीक है, बच्चे तैयार हो गए। अब मैं बताऊं कि आपको और आगे उसको किस तरफ पढ़ाना है। आप 1 से 10 तक पढ़ाओगे, लिखवाओगे तो बच्चे लिख देते हैं, लेकिन आप बीच में से कोई अक्षर उठाओ कि 5 लिखो तो नहीं लिख पाते हैं, 8 लिखो तो नहीं लिख पाते। अभी आपका ये काम है कि आपने 1-10 तो सिखा दिया, अभी आप बच्चों के पास 5 पर उंगली करवाओ और बोलो कि 5 लिखो, या तो बोलो ये क्या है, 10 पर रखो, पहले पर रखो, 8 पर रखो। तो लड़का समझ गया कि अरे हम तो इसी तरह सोचते ही नहीं हैं। इसी तरह आप ABCD करवाते हो तो लिख देते हैं ABCD, इतनी ताकत है मगज में, लेकिन बीच में से उठाओ तो नहीं लिख पाते हैं। तो ये एजुकेशन है, और जब आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा फिर आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो ये उसने अच्छा बनाया है। मैम आप 30 साल एक शिक्षिका रही हैं और आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एथलीट भी थे, तो ये जो आप एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो आपका विचार ऑन होलिस्टिक एजुकेशन, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? मैं होलिस्टिक इसको बोलती हूँ कि माँ जब गर्भ पैदा करती है तो इसी समय का वातावरण से लेकर बच्चे का जन्म होता है तब तक हमें उसको क्या खिलाना है, क्या एक्सरसाइज करना है, क्या विचार करना है, क्या पढ़ना है, क्या टीवी देखना है, ये सब कुछ उसके सामने होना चाहिए। क्योंकि संस्कार की शुरुआत तो गर्भ से ही शुरू होती है। तो ये गर्भ संस्कार का काम मैंने गुजरात में बड़े पैमाने पर शुरू करवाया, और लोग ने ये स्वीकार कर लिया, अपने अपने समाज में सब लोग काम करते रहे। फिर मैंने छत्तीसगढ़ में मैं गई, तो छत्तीसगढ़ में जो वहाँ की एक संगीत महाविद्यालय थी, यूनिवर्सिटी थी, वहाँ मैंने गर्भ संस्कार का काम करवाया, क्योंकि वहाँ संगीत भी था, आर्ट भी था, कल्चर भी था, सब कुछ था। तो 8-10 महिलाएं आती थी, भोजन करवाते थे, मैं भी खुद उनके साथ एक दिन बैठी थी। तो वो महिलाएं समझ गई कि तो सही, हम इस ढंग से कभी देखा नहीं। फिर मैं वहाँ आई, मध्य प्रदेश में आई, तो मध्य प्रदेश में काम शुरू किया। फिर मैं इधर आई, राजभवन में आई, तो इधर भी हम लोगों ने काम शुरू किया, और यूनिवर्सिटियों में बच्चों को सिखाने का शुरू किया। गर्भ संस्कार का एक पूरा सिलेबस बनवाया, और मैंने ये कहा कि आप एक कमरे में गर्भ संस्कार से, गर्भधारण से लेकर बच्चे का जन्म तक, जो पहले महीना का बच्चा, 9वें महीने का बच्चा किस तरह वो डेवलपमेंट होता है, उसी समय ये रखवाइए। इसके संबंधित जितनी बुक्स वगैरह है ये भी वहाँ लाइब्रेरी के रूप में रखिए, और बच्चों को बताइए कि आप जब भी फुर्सत है वहाँ जाइए, बैठिए और ये सब कुछ सोचिए। अभी हमारे एक उत्तर प्रदेश के एक DM ने, उनकी वाइफ थी शायद, उसने इतना सुंदर पुस्तक लिखा है गर्भ संस्कार पर। तो मैंने सभी यूनिवर्सिटियों को बोला कि आप 10-10 कॉपी खरीद लीजिए, लाइब्रेरी में रखिए, उस पर चर्चा करवाइए। तो ये मेरा शुरुआत से काम है, और मैं मानती हूँ
कि ऐसा नहीं है कि बच्चा 15 साल का हो गया तो उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, ऐसा नहीं। ज़िंदगी भर कुछ न कुछ नया सीखना है, कुछ न कुछ नया करना है और समाज को भी बदलने का काम भी करना है। और हमारी जो अच्छी सोच है, सकारात्मक विचार है, ये गांव तक, जंगलों तक पहुंचना चाहिए, महिलाओं तक। आप कई ऐतिहासिक क्षणों का भाग भी लिए हैं और इनके बारे में आप लिखे भी हैं आपके नई किताब में। तो आपके हिसाब से पब्लिक लाइफ में रहने वाले इंडिविजुअल्स को क्या अपने ये अनुभवों के बारे में और विस्तार में लिखनी चाहिए आगे वाले पीढ़ियों के लिए? मुझे लगता है कि ये लिखना चाहिए। और ये किस तरह हुआ, घटनाएं जो बनती है ना, तो शायद हमारे पास उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होती है और इसी वजह से हम गलत तरीके से भी सोचते रहते हैं कि क्यों किया होगा। लेकिन उसी समय क्या परिस्थिति थी ये आज किसी को पता नहीं चलता है। और इसी वजह से जो इसके साक्षी थे या तो ये घटना में जो सम्मिलित थे उनका उसी समय जो विचार था, क्यों इसमें जुड़े, कैसी परिस्थिति में आप लोग गए और किस तरह उसका बदलने का प्रयास किया, ये अपने ही विचार से लिखेंगे क्योंकि वो वे लोगों ने देखा है, अपनी आँख के सामने देखा है, तो वो गलत नहीं हो सकता है। इसी वजह से कोई भी ऐसी घटना है तो लिखना चाहिए। एकता यात्रा के बारे में मैंने लिखा है, वो जो मेरी आँखों से मैंने सब कुछ देखा है। और जो नेतृत्व जिसने लिया कि मुरलीधर जोशी जी और हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किस प्रकार काम किया, किस प्रकार मैनेजमेंट किया, प्रबंधन किया, किस तरह मैप बनाया होगा, कितने लोगों का सामना किया होगा, तब जाकर ये सफल होता है। और आज देख लीजिए, वो जो एकता यात्रा के 26 जनवरी को लाल चौक में झंडा फहराने के लिए हम गए, तब कोई नहीं था, पूरा जम्मू कश्मीर बंद था। एक व्यक्ति को हम लोगों ने नहीं देखा था सिवाय के सेना। लेकिन आज वो ही जो लाल चौक है, इसमें लोग, अभी जो 26 लोग शहीद हुए, उनकी मोमबत्ती जलाकर वहाँ उसको श्रद्धांजलि दे रहे, ये पीस करने के लिए। ये संघर्ष का नतीजा है, परिणाम है। ये स्थिति आज हम लोगों ने पैदा की है, सरकार ने पैदा किया। आपने कई जिम्मेदारियां निभाई हैं, एक लेखिका, एक शिक्षिका, खिलाड़ी, विधायक, मुख्यमंत्री और अब राज्यपाल। इनमें से कौन सी जिम्मेदारी या कौन सा रोल आपके लेखनी या आपके विचारों पर सबसे गहरा प्रभाव डाला है? ऐसा तो मैं सोचती नहीं हूँ कि किसने मेरे प्रभाव डाला। जो जिम्मेवारियाँ मिली वो जिम्मेवारियाँ निभाने के लिए मैंने ईमानदारी से प्रयास किया है। सबसे ज़्यादा मैं जब रेवेन्यू मिनिस्टर बनी, इसमें मुझे काम करने का या तो बदलाव लाने का बड़ा अवसर प्राप्त हुआ राजस्व मंत्री के रूप में। क्योंकि हमारे लाखों किसान, जिसको ज़मीन लेना है, इंडस्ट्रीज बनाना है, जिसको ज़मीन लेना है, पट्टा लेना है जंगलों में, लेकिन पट्टा नहीं मिलता है, ऐसे काम मैंने पूरे दिल से किया। और आज इलेक्ट्रिक माध्यम से अपनी अपनी ज़मीन ठीक ठाक है कि नहीं है वो देख पाते। बहुत कठिन काम था, लेकिन मुझे आज याद है कि किस तरह ये काम हुआ था। लेकिन ऐसा तो है ही नहीं कि ये अच्छा था, ये वो था। लेकिन जहाँ जो जिम्मेवारी मिली वहाँ कठिन काम होता है, उसको हम छोड़ देते हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा जाता है और इसी वजह से हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इसमें भी समय निकालना चाहिए। यदि रात भर जागना है तो जागिए, लेकिन काम पूरा करिए। उस हजारों लोगों को इसका फ़ायदा है, उसके जीवन में उजास आता है। यदि कोई फैक्ट्री को ज़मीन तात्कालिक मिल जाती है तो वह फैक्ट्री हो जाती है, लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है, उसका घर में उजास आता है। ये हिसाब से हमें देखना चाहिए सब। ये नहीं कि ज़मीन का टुकड़ा है, नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी लैंड है, जो लैंड ऐसे लोग खरीद कर इसमें
खेती करना चाहते हैं, तो उसका भी नई योजना बनाकर नई नीतियाँ बनाओ और नीतियाँ बनाकर लोगों को दीजिए, तो वही अन्न पैदा करेंगे तो देश के लोग नहीं लेकिन विदेश के लोग भी खाएंगे, उनको भी अनाज मिलेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। तो ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए, अंतिम परिणाम। अभी तक हम आपके लिखे हुए किताबों के बारे में बात कर रहे थे, तो हम आपके पसंद के किताबों के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। तो आपके जीवन के हर पड़ाव पे, वो शिक्षा के दौरे पर हो या खेल के मैदान पे हो, ऐसे कौन सी किताबें हैं जो हमेशा आपके साथ रही हैं या आपको इंस्पायर किए हैं? शुरुआत में तो मैं जब कॉलेज में थी और पढ़ते थे तब ऐतिहासिक नॉवल पढ़ते थे हम लोग। इतिहास, शिवाजी का इतिहास हो या तो विक्रम साराभाई वैज्ञानिक हमारे गुजरात के थे, ऐसे लोगों का जीवन चरित्र, अब APJ अब्दुल कलाम का जीवन चरित्र, ऐसे जीवन चरित्र पढ़ने का फिर आदत शुरू हुई, तो ये मैं पढ़ती रहा। नरेंद्र भाई मोदी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, क्योंकि मैं राजनीति में आई तो स्वाभाविक है कि हमारे सामने वही हीरो होते हैं हमारे सामने, तो ये पढ़ने का हुआ। फिर मैंने जो राम मंदिर में हम लोगों ने जो पूजा वगैरह किया, तो मेरा फोकस राम भगवान पर लिखी हुई पुस्तकों पर फोकस हुआ, तो वो मैं पढ़ रही हूँ। और इसके बाद महाभारत हम लोगों ने देखा, तो जब भगवद गीता का काम शुरू किया तो ये कृष्ण का जीवन पर आधारित ये काम शुरू हुआ। और अभी कई पिक्चर बन रहे हैं कि अलग अलग महिलाओं पर, कि सत्यभामा पर पिक्चर बन रहा है, तो सत्यभामा क्या थी वो हम पढ़ रहे हैं। अहिल्याबाई ने एक काम किया, तो अहिल्याबाई का जीवन चरित्र उन पर बनी हुई फिल्म मैंने देखी। तो इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई की फिल्म बनी, तो वो भी हम लोगों ने देखी और इसके बारे में पढ़ा, क्योंकि मैं तो वहाँ मध्य प्रदेश में रही, तो वहाँ महेश्वर तक मैं पहुँची, महिलाओं को मिली, उसका जो महल था, इसमें किस तरह काम आज भी हो रहा है, ये मैंने अपनी आँखों से देखा। तब हम ये सोचते हैं कि भाई हम अकेले नहीं है कि ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन उसी समय हजारों साल पहले भी हमारी महिलाएं काम करती रहती थी और समाज को प्रबोधन भी करती रहती थी। वो तो बार बार समय बदलते बदलते हमारी रुचि भी बदली और इस हिसाब से पढ़ती रहती हूँ मैं। ये शक्ति की लेगेसी जो आप विमेन का रोल का बोल रहे हो, वो राजनीति में आए तो उसके जुड़े हुए लोगों को पढ़े। जी, एक आखिरी सवाल आपसे, जब आप पीछे मुड़कर अपनी यात्रा को देखती हैं, शिक्षिका से लेके अब राज्यपाल बनने तक, तो ऐसे कौन सी उपलब्धि है जो आपको सबसे खास लगती है? उपलब्धियां तो जो लोग ही कह सकते हैं, क्योंकि जिसको इनका फायदा हुआ है वो ही कहेंगे। लेकिन मैं एक जरूर कहूँगी कि गुजरात में जो नर्मदा नदी पर डैम बना, क्योंकि गुजरात में एक ही नदी है जो हम उसका उपयोग करते हैं, तो डैम तो सरदार साहब ने उसी समय डैम बनाने की शुरुआत की, उन्होंने वो भी रखा, आधारशिला भी रखी। लेकिन इसके बाद कई लोग बीच में आ गए, आंदोलन शुरू किया, मेघा पाटकर वगैरह लोगों ने, तो वो बन नहीं पाया। और धीरे धीरे जब कोर्ट में जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में वो होता था। नरेंद्र भाई आए मुख्यमंत्री के रूप में, तो वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि कोर्ट मैटर, ये मैटर, इसके बाद सरकारें मंजूरी नहीं देती थी, तो उनको स्ट्राइक पर बैठना पड़ा 51 आवर्स तक। इसके बाद थोड़ा मिला तो फिर बनाया, ऐसे करते करते ऊंचाई तो पहुंचा दी। लेकिन जो कैनाल का काम था वो 1960 से लेकर 2010 तक जो जमीन लेने का काम है, वो किसान, बड़ी कैनाल तो मेन कैनाल तो बन गई, लेकिन माइनर सब कैनाल, माइनर कैनाल और सब माइनर कैनाल के लिए किसान जमीन नहीं देते थे। नरेंद्र भाई काफ़ी प्रयास करते थे, लेकिन विश्वास नहीं होता था कि 1960 से शुरू हुआ है, अब तक हमें एक इंच, एक बूंद पानी नहीं मिला है, तो हम क्यों हमारी जमीन दे दें। तो ये दायित्व तो मुझे सौंपा गया। इतने सभी डिपार्टमेंट में संभालती थी, इसमें ये भी आया। तो मुझे ये काम करने में बहुत ही आनंद आया, क्योंकि मैं किसान की बेटी, पानी से जुड़ी हुई, और जब ये लहराते हुए जब ये देखती हूँ ना, खेत देखती हूँ, तो मुझे सीना ऊपर हो जाता है कि हमारे किसान कितने मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं।
तो उसके लिए काम करना मेरे लिए बहुत ही आनंद और संतोष का विषय था। तो मैंने रात भर घूम घूम कर, किसानों तक पहुंचकर, गांव तक पहुंचकर, सबको इकट्ठा करके उनकी समस्याएं, जितनी समस्याएं थी, सब समस्याओं का निकाल करके सर्वसम्मति से किसानों के पास जमीन ली और इसके बाद कैनाल बनाई और वे लोगों को पानी दिया। और आज हमारे किसान इतने खुश हैं कि उसको पानी मिलता है किसानी के लिए, उसको पीने के लिए शुद्ध नर्मदा का पानी मिलता है, तो कौन खुश नहीं रहेगा। तो एज अ मंत्री नहीं, एक किसान की बेटी तरह मैंने काम किया था, वो मेरे लिए संतोष का विषय है। और इसी वजह से हुआ कि उसकी ज़मीन भी शुद्ध हो गई, क्योंकि किसी ने एक्रोचमेंट किया होगा, वो भी इसमें निकाल दिया कि ये तो एक्रोचमेंट है, चलो सही कागज लाइए मेरे सामने। और मैंने ये काम किया क्योंकि राजस्व मेरे पास था, तो इसको कंबाइन करके एक साथ कई काम किए मैंने, तो ये अच्छा है। थैंक यू मैम। हम एक बार फिर माननीय राज्यपाल जी का उनके बहुमूल्य समय और अनमोल विचारों के लिए धन्यवाद करते हैं।